चलिए अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9 तरलों के यांत्रिकी गुण का। तो आशा है आपने इतनी एनसीईआरटी अभी तक पढ़ ली होगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी एनसीईआरटी में। मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज हम शुरू करेंगे उदाहरण 9.7। तो इससे पहले जितना मैंने पढ़ा है उतना आपको आना चाहिए, क्योंकि तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा। और शांत अभी आज हम पढ़ने वाले हैं, तो एनसीईआरटी में आशा है आपने पढ़ के आओगे। चलिए आज का लेक्चर करते हैं शुरू। अब उदाहरण 9.7 है क्या? किसी पूर्णतः भारत बोइंग विमान, वो बोइंग एक कंपनी का नाम है, उसका विमान किया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। विमान की जो है सहती 3.3 × 10⁵ है। इसका कुल जो है पंख क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर 960 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ रहा है। पंख के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के बीच दावांतर आंकलित कीजिए और निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल में आशंकी आशंक अंशिका सॉरी आंशिक वृद्धि आकलन कीजिए। तो उसमें अपन को आंशिक वृद्धि आकलन भी करना है किसका? ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल का। और वायु का घनत्व कितना दिया हुआ है? रो में 1.2 kg पर मीटर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब नोट करने वाली चीज क्या क्या है हमारे पास? द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 3.3 × 10⁵ अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 500 मीटर स्क्वायर। और घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। निकालना हमें एक ही चीज है, पंख के ऊपर और नीचे के सतहों के बीच दबाव अंतर और नीचे की हवा की चाल की तुलना में ऊपर की हवा की चाल में आंशिक वृद्धि कितनी है। तो दबाव अंतर डेल्टा पी, यानी लिफ्ट जिसको कहते हैं, भार संतुलन। ठीक है। तो जो है उद्धरमुखी लिफ्ट कितना होगा? डेल पी गुणे ए, ये जो है हमारा क्षेत्रफल है। और यह विमान के भार mg के बराबर होगा, क्योंकि जब विमान के भार जो है उसके mg के बराबर होगा, तभी तो हमारा जो है जो हमारा वायुयान है वो उड़ पाएगा, वरना एरोप्लेन उड़ ही नहीं पाएगा। तो डेल्टा पी इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा? mg बटा ए के बराबर हो जाएगा। तो द्रव्यमान की गुरुत्वाकर्षण बल की और क्षेत्रफल की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 6.5 × 10 की पावर का 3 पास्कल। 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी, लेकिन उसको हम पास्कल में लिख सकते हैं। अब ये हमारा दबाव अंतर निकल गया। अब हमें निकालना है ऊपर ऊपर नीचे की चाल में अंतर। इसको बर्नौली के आधार पर लिख सकते हैं। ऊंचाई का अंतर नग्न मानते हैं। अगर हम ऊंचाई का अंतर जो है वो नग्न मानते हैं, तब डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? रो/2 V2² - V1², जैसा कि हमने फॉर्मूला के हिसाब से देखा है। जहां V2 क्या है? पंख के ऊपर हवा की चाल। V1 क्या है? पंख के नीचे हवा की चाल। और इसका हम लेते हैं औसत। तो औसत कितना आएगा? V1 + V2 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा 900 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 267 मीटर पर सेकंड। अभी आपको अब दिख रहा होगा। तो 267 मीटर पर सेकंड कर देंगे इसको। उसके बाद अब जो है पहचान, V2² - V1² किसके बराबर होगी? मैथ्स में अपन इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, V2 - V1 + V2 + V1। तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं? 2UAV V2 - V1। क्यों? क्योंकि V2 + V1 को क्या लिख सकते हैं? 2UAV। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा? रो/2 2UAV V2 - V1। V2 - V1 की क्या वैल्यू निकल के आएगी? डेल पी अपन जो है रो UAV। ठीक है। अब V2 - V1 की इसमें वैल्यू रख देंगे, तो लगभग आंसर आएगा अपना कितना? 20 मीटर पर सेकंड। तो आंशिक वृद्धि का अनुपात निकालेंगे तो V2 - V1/UAV आ जाएगा। तो VAV तो डेल पी अपन रो V² AB आ जाएगा, वो उसका वैल्यू है। अब वो अपन उसकी वैल्यूज रख देंगे डेल्टा पी की। साथ में अपन को जो ये अपना डेल दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें हमें उसका घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व की वैल्यू रख देंगे। आंसर हमारा लगभग 0.08 आएगा। इसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसका 100 में गुणा करेंगे। 100 में गुणा करते ही हमारा आंसर आएगा लगभग 8%। ऐसे निष्कर्ष क्या से निकलता है? पंख के ऊपर नीचे दबाव का अंतर 6.5 × 10⁻³ होना चाहिए। और पंखों के ऊपर हवा की चाल नीचे की चाल के केवल 8% होनी चाहिए।
रुकिए। हाँ, अधिक होने जो अगर पंखों की के ऊपर हवा की चल और नीचे की चल केवल 8% होनी चाहिए, ठीक है। अधिक होने पर भी पर्याप्त लिफ्ट बन जाती है। चालू का अंतर कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आते हैं अगली टॉपिक पर। तरल गति और शांता। सभी तरल आदर्श नहीं होते, गति में जो है प्रतिरोध डालते हैं, ठीक है। यह प्रतिरोध आंतरिक जो है घर्षण, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, जिसे शांता कहते हैं। जब द्रव की जो है सतहों में सापेक्ष गति होती है, बल उत्पन्न होता है। जब ऐसा द्रव की सतहों में जो है सापेक्ष गति होती है, तो एक बल उत्पन्न होता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो यदि कांच की दो प्लेटों के बीच तेल रखें और प्लेटों को सापेक्ष गति से चलाएं, तो अधिक श्यानता वाला तरल जैसे शहद अधिक बल की आवश्यकता में वो है अ, आवश्यकता अधिक बल की आवश्यकता होगी। कम श्यानता वाला तरल जैसे कि जल कम बल की आवश्यकता होगी उसे चलाने में। अब हाँ, तो श्यानता और स्थैतिक वेग देखिए। पृष्ठ के संपर्क में द्रव का वेग किसके बराबर होगा? पृष्ठ के वेग के। द्रव की ऊपरी सतह के संपर्क में द्रव चलता है, जबकि निचली स्थिर सतह के संपर्क में द्रव स्थिर रहता है। निचली स्थिर सतह से ऊपर जाते हुए सतहों का वेग क्या हुआ? क्रमिक रूप से बढ़ता है। यह स्थिति परत जो है प्रवाह का उदाहरण है। हम देखेंगे परत प्रवाह का विवरण। अब देखिए परिभाषा क्या होगी इसकी। द्रव्य में परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, जो हमें पता है। पाइप प्रवाह के दौरान ट्यूब के केंद्र में वेग जो है वो अधिकतम हो जाता है, तो दीवारों की ओर जाते जाते वेग शून्य हो जाता है। तो ट्यूब की बेलनाकार पृष्ठ पर जो वेग होता है वो जीरो हो जाता है, और इसको हम इंग्लिश में नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। जब ट्यूब की बेलनाकार पृष्ठ पर जो वेग होता है वो शून्य हो जाता है। चलिए, अब प्रवाह के कारण जो है अवरूपण देखेंगे हम। द्रव्य का जो रूप परिवर्तित होता है, समय अंतराल डेल्टा टी में द्रव्य जो है वो ए बी सी डी ए ई एफ डी में बदलता है। उत्पन्न होती होती ही होती है, क्या होती है? अवरूपण प्रकृति, जिसको डेल्टा एक्स अपॉन एल कहते हैं। जो है ठोसों और उसके विपरीत द्रव्य में जो है प्रकृति समय के साथ लगातार बढ़ती जाती है, और यह द्रव्य की एक विशेषता है, जिसे हम कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन कहते हैं इंग्लिश में, और जो है इसको हम हिंदी में अवरूपण जो है प्रकृति कहते हैं। ठीक। अब शायनता की परिभाषा समीकरण को हम देखेंगे। शायनता का परिभाषा जो है विस्कोसिटी में, अब हम जैसे कि देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, जो है अपना शायनता गुणांक एन जिसको हम कहते हैं रो, ओके, किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? एफ बटा ए और वी बटा एल। एफ, अगर एल को ऊपर ले जाए तो एफ एल बटा यू ए। एफ क्या है? हमारा बल है। ए हमारा क्षेत्रफल है। वी हमारा वेग है। और आई जो एल जो है वो हमारा लंबाई है। ठीक है। श्यानता का जो है हमारा ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। और विमाएं देखा जाए तो एम एल -2 और T-1 है। अब द्रव्यों की जो है श्यानता को देखेंगे। और देखिए पतले द्रव जो हैं लो विस्कोसिटी को हम कहते हैं इंग्लिश में, पानी, अल्कोहल, जो कम श्यानता के होते हैं। ठीक है। अब गाढ़े जो द्रव होते हैं जैसे कोल तार, जैसे ग्लिसरीन, वो अधिक श्यानता के होते हैं। अब उदाहरण के रूप में रक्त की श्यानता पानी की श्यानता से ज्यादा होती है। तो आपको इतना रखना याद है, जिसकी श्यानता ज्यादा होगी वो जो है गाढ़ा होगा, और वो धीमे धीमे चलेगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसी एक नीचे फ्लो डाल दिया सरफेस, यानी मान लो ऐसी कोई सरफेस है, ऐसी कोई मैंने मान लो कोई दीवार बनाई, और यहाँ पे अगर पानी डाला तो और शहद डाला, रक्त डाला, तो शहद सबसे पीछे रहेगा, पानी जल्दी से नीचे आ जाएगा। तो खून जो है उसके बाद धीमे धीमे नीचे आएगा, और शहद तो शायद बहुत धीमे नीचे आए, बहुत धीमे।
क्यों? क्योंकि जो पानी की जो है शायनता बहुत कम होती है, रक्त की शायनता पानी की शायनता से ज्यादा होती है। वो कहते हैं गाढ़ा अगर शहद होगा तो गाढ़े शहद की शायनता रक्त से भी ज्यादा होती है। नोट करने वाली बात यह है कि विभिन्न द्रव्यों के शायनता गुणांक सारणी 9.2 में दिए गए हैं। 9.2 से हम सारे देख सकते हैं कि किस किस में कितने जो है किस किस की कितनी शायनता है। अब देखिए शायनता और तापमान का प्रभाव पड़ना है। अब द्रव्य की शायनता ताप बढ़ने पर घटती है, इसका आपको याद रखना है। द्रव्य की जो शायनता है वो हमेशा ताप बढ़ने पर घटती है, और गैसों की शायनता जो है वो ताप बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब अगर हम गर्म करेंगे गैस को तो उसकी शायनता बढ़ जाएगी। शायनता बढ़ जाने का मतलब है वो और गाढ़ी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रक्त की शायनता पानी की शायनता से ज्यादा होती है, और इसी शहद की शायनता उससे भी ज्यादा होती है। अब द्रवों की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा शहद वगैरह है, पानी वगैरह है, तो अगर आप उसको उबाल देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, तो वो ताप बढ़ा देते हैं उसका, तो ताप बढ़ाने पर जो है उनकी शायनता घटती है। लेकिन गैसों के साथ थोड़ा उल्टा होता है, गैसों की शायनता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपने याद नहीं रखी तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन गड़बड़ कर जाओ। तो ये याद रखना है हमें कि द्रवों की शायनता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर, घटती है सॉरी, और गैसों की शायनता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रक्त और जल की तुलना। अब रक्त और जल की तुलना करेंगे। रक्त जो है अधिक गाढ़ा है, जैसे मैंने बताया रक्त पानी से अधिक गाढ़ा है। रक्त का जो जो जल है हमारा, रक्त उससे अधिक गाढ़ा होता है। अब रक्त की जो अपेक्षित शायनता ताप परिसर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थित रहती है। मतलब रक्त की जो अपेक्षित शायनता है वो ताप परिसर 0 से 37 के हमेशा बीच में स्थिर रहती है। और रक्त हमेशा जो है अधिक गाढ़ा होता है पानी से। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ये चीज दिमाग में ना आए, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैंने आपको बताया है कि कैसे मैंने एक मान लीजिए रेस करा रहा हूं, ऐसे ही मैंने रोड लगा दी, पानी, शहद और रक्त मैंने रखा, तो जो सबसे पहले नीचे आएगा वो जीत जाएगा और उसकी शायनता कम होगी। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो पानी को छोड़ के तो जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा, तो वो जीत जाएगा, तो उसकी शायनता सबसे कम होगी। और जो रक्त होगा फिर वो थोड़ा धीमे धीमे नीचे आएगा, तो उसकी शायनता पानी से जो है वो, मतलब रक्त अधिक गाढ़ा होता है तो रक्त की शायनता ज्यादा होगी, पानी की शायनता कम होगी, और वो शहद की उससे भी कम होगी। ठीक है, तो शहद बिल्कुल आखिरी में आएगा। तो इससे एक ट्रिक है, मतलब ऐसा होता नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ऐसे आप इसको चीजों को याद कर सकते हैं। अब शायनता के अनुप्रयोगों को देखेंगे। शायनता का उपयोग तरल प्रवाह की गति और बल का अध्ययन करने में किया जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं हम, जो है तरल प्रवाह की जो है गति भी निकाल, जैसे ना तो गति निकाल सकते हैं, जितना गाढ़ा होगा उतनी कम उसकी गति होगी। तो तरल प्रवाह की अपन गति और बल का अध्ययन कर सकते हैं उससे। विभिन्न उद्योगों जैसे कि तेल, दवा, खाद्य पदार्थ में शायनता मापन बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर आपने देखा होगा कि अगर हम दवाइयों के पीछे पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, तो वहां पे दिया हुआ है कि इतने परसेंट ये मिला हुआ है, इतने परसेंट ये मिलाया हुआ है। लेकिन अगर शरीर को जो है हर दवाई हर मात्रा में, हर चीज, हर सही चीज मतलब सही मात्रा में चाहिए होती है, तो उसके लिए वो हमारे शरीर, उस शरीर में जाने के लिए हमें उनको सही सही क्वांटिटी में डालना पड़ता है। तो उसमें हमारे जो दवा हो, तेल हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, सब में शायनता बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना अनुप्रयोग करती है, अपना अनुप्रयोग करते हैं उसका। अब देखिए तरल के प्रवाह और उसकी शायनता के अधिकार पर उपकरणों और पाइपलाइन डिजाइन किए जाते हैं। अब तरल की प्रवाह अगर हमें पता नहीं होगी और उसकी शायनता अगर हमें पता नहीं होगी, तो उपकरणों और पाइपलाइन डिजाइनिंग कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें अगर पाइपलाइन डिजाइन करनी है और उपकरणों की बनाने हैं, तो उसके लिए हमें तरल की प्रवाह और शांतता बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे वो कोई भी उपकरण उपकरण हो, उपकरण चाहे वो पानी से जैसा हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल का उपकरण हो, वहां तो बहुत ज्यादा जो है इसका अनुप्रयोग होता है। अस्पतालों में, दवा में, और यहाँ सबसे ज्यादा अनुप्रयोग होता है इंडस्ट्रीज में, कह सकते हैं बड़ी बड़ी जो हमारी ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल और मतलब बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है शायनता का। तो शायनता अपने आप में केवल
एक दैनिक जीवन का क्या बोलते हैं, एक पढ़ने का केवल एक चैप्टर या केवल एक टॉपिक नहीं है। ये अपने आप में एक दैनिक जीवन का आधार है, जिसे हम शायद ना अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये हमारी दिन प्रतिदिन की जो है कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको देखते हैं, समझ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब देखते हैं, और लेकिन हम इसको अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये क्या है, इसका क्या अनुप्रयोग है, ये कैसा है। अगली बार अगर आप देखें कि पानी से कोई गाड़ी चीज धीमे चल रही है और पानी तेज चल रहा है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए यह शायनता के कारण है। बाकी ये दिया हुआ है, दो समानांतर कांच की प्लेटों के बीच रखे द्रव्य की एक परत, जिसमें कांच की जो है निचली प्लेट स्थिर है तथा ऊपरी प्लेट वी वेग के से दाहिनी ओर गतिमान है। अब देखिए, जैसे अब चित्र ए दिखाया जा रहा है आपको, नीचे वाला स्थिर है और ऊपर एक बहुत तेजी से गति वी गति से वो जो है चल रही है हवा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो भी कांच की प्लेट है वो हल्की सी झुक जाएगी। और आप दूसरे अगर आप देखेंगे तो पाइप में जो है श्यान प्रवाह के लिए वे जो है वेग वितरण, अब जो जो पाइप में जो है श्यान प्रवाह के लिए जो हमारा वेग वितरण दिया हुआ है, इसमें देखिए एक एक एरो हमें जो है वेग वितरण के बारे में बताते हैं। अब मैं अभी यहाँ से ऊपर वाले अगर आप डायग्राम को देखेंगे, यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। जैसे कि मैंने एरोप्लेन के बारे में बताया था, ऊपर अगर चलेगी तेज हवा तो नीचे चलेगी कम हवा, तो उसकी वजह से लिफ्ट जनरेट होता है और हमारा एरोप्लेन हवा में उड़ जाता है। और उसी लिफ्ट को कम करने के लिए धीमे धीमे ऊपर की गति जो है हल्की हल्की कम करी जाती है, ताकि उसको बैलेंस करके धीमे धीमे जो है हम एरोप्लेन को नीचे ला पाए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने उदाहरण 9.7 देखा। साथ में हमने शांता का पढ़ाया, शांता पढ़ी, क्या क्या शांता होती है, क्या शांता के अनुप्रयोग होते हैं, और क्यों शांता हमारे लिए दैनिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फिर से एक उदाहरण और एक टॉपिक निपटाएंगे, वाला टॉपिक खत्म करेंगे। तो एक टॉपिक होगा हमारा उदाहरण, पहले तो हमारा एक उदाहरण चलेगा 9.8, साथ में जो है हम स्टोक्स का नियम पढ़ेंगे। स्टोक्स का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। शायद मैं रोज हमेशा एक उदाहरण इसलिए लेता हूँ क्योंकि उदाहरण बिना एनसीईआरटी पढ़े आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप एनसीईआरटी पिछली पढ़ कर आए, और आप एनसीईआरटी मेरे साथ नहीं पढ़ोगे तो बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मुश्किलें आएंगी। तो इसलिए मैं अभी आपसे बोलूंगा एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ते चलो, तो आपको फिर बाद में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा है आप मेरी बात मानेंगे और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा और स्टोक्स का नियम अपनी हो सके तो एक बार रीडिंग करके आइएगा, ठीक है? चलिए, लेक्चर वैसे भी लंबा हो गया, रखते हैं यहीं तक। धन्यवाद।